शाम को मोती अपने डिस्कोथेक रेड रोज पहुंचा। फ्लोर मैनेजर थॉमस उसे प्रवेश द्वार के समीप ही मिल गया। क्या खबर है? मोती ने अपना परंपरागत सवाल किया। बहुत लोगों को आपकी तलाश है सर, थॉमस बोला। मसलन? एक तो राज बुंदेला साहब ही हैं, आपको कई बार पूछ चुके हैं, कई बार फ़ोन आ चुका है उनका। दोपहर को वे खुद भी यहाँ आए थे। चाहते क्या थे? यह तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन काफ़ी उत्तेजित महसूस हो रहे थे। यानी कि मोती के लाख छुपा कर रखने के बावजूद बुंदेला को उसकी चक्की से गठजोड़ की खबर लग गई थी। और कौन आया था? प्रत्यक्षता वह बोला। दो बड़े खतरनाक दादा लगने वाले आदमी आए थे। उन्हें निकाल कर बाहर करना था। उनकी शक्लें ही ऐसी थी बॉस। वैसे वे बड़े शराफत से पेश आ रहे थे। क्या चाहते थे? आप ही को पूछ रहे थे वे। आपके इंतज़ार में कुछ देर रुके और फिर यह कहकर चले गए कि दोबारा लौट कर आएंगे। सुनो, मैं परसों कुछ दिनों के लिए राजस्थान के दौरे पर जा रहा हूँ, लेकिन कोई पूछे तो तुम कहना कि मैं पहले ही जा चुका हूँ। मैं आज ही अपना फ्लैट छोड़ दूंगा और परसों तक के लिए किसी होटल में चला जाऊंगा। होटल का पता तुम्हें मैं बता दूंगा, लेकिन वह पता तुमने बुंदेला साहब को और उन दो दादाओं जैसे किसी आदमी को हरगिज नहीं बताना है। खुद अपना जजमेंट इस्तेमाल करना और उसी को वह पता बताना जिसे बताना निहायत ज़रूरी हो। ओके? यस सर। मोती की निगाह कैशियर के पिंजरे की तरफ उठी जहाँ की रानी बैठी थी। हमारी नई अम्मा का क्या हाल है? उसने पूछा। बढ़िया। काम का उसे पहले से ही तजुर्बा मालूम होता है। लड़कियां भी उससे बहुत खुश हैं। गुड। तुम्हें तम्हाड़े नाम के मेरे दोस्त की याद है जो मेरठ से आया करता है? जी हाँ, याद है। वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रहा है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान यहाँ भी वह अक्सर आएगा। वह रानी को देखेगा तो उससे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेगा। रानी उसे पसंद नहीं करती। मेरी गैर हाजिरी में तुमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि उन दोनों की मुलाकात की वजह से यहाँ कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। राइट सर। एक बात और, मेरी गैर हाजिरी में तुमने ये इंतजाम भी करना है कि डिस्को बंद होने पर हर रात को कोई रानी को उसके घर छोड़ने उसके साथ जाए, और अगर वे दोनों दादा यहाँ वापस आकर रानी से जरा भी बातचीत करने की कोशिश करें तो रानी को 5,000 रुपये देकर चंडीगढ़ भेज देना। उसे ये कह देना कि वहाँ के अरोमा होटल में ठहरे और जब तक मैं उससे संपर्क स्थापित न करूँ वह वहीं रहे। समझ गए? यस सर। रात को मोती कर्नाट पैलेस के एक होटल में चला गया। वहाँ से उसने थॉमस को फ़ोन करके अपना ठिकाना बता दिया और उसे खास तौर से कहा कि अगर चक्की उसे पूछे तब तो वह उससे वहाँ फ़ोन करा दे। उसे थॉमस से मालूम हुआ कि दोनों दादा वहाँ फिर आए थे, लेकिन उन्होंने रानी की तरफ झांक कर भी नहीं देखा था। उन्होंने फिर मोती को ही पूछा था और थॉमस ने उन्हें बता दिया था कि वह राजस्थान के दौरे पर रवाना हो चुका था। चक्की का फ़ोन तो वहाँ न आया, लेकिन अगली सुबह वहाँ अंकल ग्रेगरी का फ़ोन आया। तुमने कल का इवनिंग न्यूज़ देखा? वह बोला। नहीं, मोती बोला। मैं इवनिंग न्यूज़ नहीं पढ़ता। कोई ख़ास खबर छपी है उसमें? हाँ, तुम्हारे लिए तो ख़ास ही है। क्या खबर है? खबर का खुलासा यह है कि इलेक्ट्रा कॉरपोरेशन के भूतपूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल यशवंत राय अवतार मनी, जो कि पिछले 17 साल से गायब हैं, का लड़का अपने पिता के एक पुराने जोड़ीदार के साथ मिलकर अपने पिता की लाश तलाश करने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि वह उसके बीमे की 10 लाख की रकम क्लेम कर सके। आई सी। तो खबर छप गई? बरखुरदार, जो लाख रुपया तुमने मुझे बिना कोई वजह बताए मुझसे लिया था वह कहीं इसी अभियान के लिए तो नहीं था? आपको अपने रुपए की फिक्र पड़ी है क्या? वापस हासिल करना चाहते हैं आप उसे? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि यह बात बुंदेला से भी अब छुपी नहीं रहेगी। अखबार में जो छप गई है वह खुद नहीं पढ़ेगा तो कोई और उसका जिक्र कर देगा। बुंदेला को तो मालूम है कि तुम तो अपना इंश्योरेंस क्लेम कब का सेटल कर चुके हो। फिर वह सोचेगा नहीं कि यह झूठ तुमने क्यों बोला? ज़रूर सोचेंगे बुंदेला साहब, और फिर वह तुम्हारी फिक्र करेगा, शर्तिया करेंगे। इसलिए आप मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए। क्या? आप उन्हें समझा दीजिए कि वे मेरी फिक्र ना करें। यह बात तुम खुद क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता, और असली वजह अभी भी मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। अंकल, आप ही मुझ पर इतनी मेहरबानी कीजिए। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे अपनी कामयाबी पर शक है। संबंध विच्छेद हो गया। दोपहर को चक्की वहाँ पहुँचा। बड़ी मुश्किल से छड़ी टेकता हुआ
वह मोती के कमरे में दाखिल हुआ और आते ही एक कुर्सी पर ढेर हो गया। वह कुछ क्षण हाँफता रहा और फिर बोला, कोई ड्रिंक विंक रखते हो? मैं पीता नहीं हूँ, मोती बोला। मेहमानों के लिए तो रखा करो। मेहमानों के लिए घर पर रखता हूँ। उसने एक आह सी भरी और फिर अपनी जेब से एक मेटल की चपटी फ्लास्क निकाली। एक गिलास तो दे सकते हो, या वह भी नहीं है? मोती ने एक गिलास और पानी का जग लाकर उसके सामने रख दिया। फ्लास्क में से तरल पदार्थ चक्की के गिलास में डाला। वह जिन थी। एक पैक पी चुकने के बाद ही उसकी जान में जान आई। कल का इवनिंग न्यूज़ देखा? फिर उसने पूछा। देखा नहीं, मोती बोला, लेकिन हमारी बाबत जो खबर उसमें छपी है उसकी खबर है मुझे। वह हमारे बहुत फ़ायदे की खबर है, वह मुदित भाव से बोला। वह खबर उस बंदे तक भी जरूर पहुंचेगी जिसकी कि हमें तलाश है। अब उसे तसल्ली हो जाएगी कि हम उसका कोई अहित करने के लिए उसे तलाश नहीं कर रहे हैं। अब यह भी हो सकता है कि वही हमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे। तुम इस बार मुझे कोई सरप्राइज़ देने की बात कह रहे थे। हाँ, क्या सरप्राइज़ दोगे? बरखुरदार, अपने राजस्थान के दौरे पर तुम अकेले नहीं जाओगे, कोई साथ जाएगा मेरे। हाँ। कौन? तुम? मैं जा सकता तो बात ही क्या थी। तो फिर और कौन? साफ बोलो, खामखा मिस्ट्री मत झाड़ो। सुजाता। सुजाता? उसके साथ की वजह से तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। वैसे भी वह बेचारी मुझ अपाहिज के साथ बंधी बंधी बहुत बोर हो चुकी है। तो तुम उसकी तफरीह के लिए उसे मेरे साथ भेजना चाहते हो? तफरीह भी और बिजनेस भी, एक पंथ दो काज। हम क्या बताएंगे अपने आप को, भाई बहन, मियाँ बीबी? नहीं तो तुम बिजनेस एग्जीक्यूटिव, वह तुम्हारी सेक्रेटरी। वैसे आपसी रजामंदी से अगर तुम दोनों में कोई और रिश्ता स्थापित होता है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लिस्ट के कुछ नाम उसे मालूम होंगे जो कि वह समय समय पर तुम्हें बताती रहेगी। उदयपुर पहुंचने पर वह मुझे फ़ोन करेगी। उसे मालूम है कि उसने कहाँ फ़ोन करना है, तब मैं उसे और नाम बता दूंगा। तुमने यह समझदारी की जो अपना फ्लैट छोड़कर यहाँ आ गए। तुम्हारे पीछे लगकर कोई मेरे इस ठिकाने को जान तो नहीं पाया? नहीं, मैं बहुत सावधानी से यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और भी है। क्या? मोती ने उसे पूछते रेड रोज में पहुँचे दो दादाओं के बारे में उसे बताया। वे दादा? चक्की चिंतित भाव से बोला। सकलानी के अलावा और किसी के नहीं हो सकते, लेकिन मैं तो सकलानी को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। शायद वह सब कुछ से ज़्यादा कुछ जानने का ख्वाहिशमंद है। तुम उसे फ़ोन करके पूछ क्यों नहीं लेते कि वह और क्या जानना चाहता है? नहीं नहीं, अब ज़रूरत नहीं। तुम और सुजाता तो दिल्ली से जा ही रहे हो। मैं भी जाकर ऐसी जगह छुप रहा हूँ जहाँ मुझे कोई तलाश नहीं कर पाएगा। अब मुझे सकलानी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। एक बात बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भरोसे के काबिल शख्स कब लगूंगा? मतलब क्या तुमसे छुपा है? क्या यह सच नहीं है कि सुजाता को तुम मेरे साथ इसलिए चिपका रहे हो ताकि वह मेरी निगरानी करती रहे? वह खामोश रहा। मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ। मैं अपना पल्ले का पैसा खर्च कर रहा हूँ। और क्या करना होगा मुझे तुम्हारे भरोसे का आदमी बनने के लिए? क्यों तुम मुझे नहीं बताते हो कि लिस्ट तुम्हें कहाँ से हासिल हुई है और मेरे पिता की कौन सी चीज़ किसी ने बेची थी? तुम तो मुझे अपना पता तक बताने को तैयार नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा, वह सख्ती से बोला। मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। तुम करोगे। अब बीच रास्ते में पहुंचकर तुम वापस नहीं लौट सकते हो। जो सिक्रेसी मैं बरत रहा हूँ वह मैं आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी समझता हूँ। तुम उस अजनबी को तलाश करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन तुम्हारा यूँ सिक्रेसी झाड़ना मूर्खता है, खुद तुम्हारे लिए खतरनाक है। मैं और सुजाता तुमसे दूर होंगे तो वह आदमी चुपचाप आकर तुम्हारा गला काट जाएगा। वह मेरा पता कभी नहीं मालूम कर पाएगा। कर भी लेगा तो मैं सावधान रहूँगा। तुम एक अपाहिज आदमी हो। उस खतरनाक आदमी के खिलाफ क्या सावधानी बरत सकते हो? मेरे पास ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है। सजा याफ्ता मुजरिम होने की वजह से जिसका लाइसेंस तुम्हारे पास शर्तियाँ नहीं होगा, वह अकेली रिवॉल्वर ही तुम्हें मुसीबत में फंसा देने के लिए काफ़ी होगी। बरखुरदार, कानूनी तौर से मर जाने से गैर कानूनी तौर से जिंदा रहना कहीं अच्छा है। उस रिवॉल्वर की वजह से अपनी जान से हाथ धोए बिना कोई अवांछित व्यक्ति मेरे पास नहीं फटक सकेगा। मैं हर क्षण तैयार और सावधान रहूँगा। लेकिन
और फिर अगर तुम इतने ही फिक्रमंद हो मेरी सलामती के लिए तो तुम उस आदमी का हुलिया बता क्यों नहीं देते हो? तब मुझे कम से कम यह तो पता होगा कि मुझे किससे सावधान रहना है। तब अपने दुश्मन को पहचान तो सकूंगा मैं। मोती ने तुरंत निर्णय लिया। उसे लगा कि उन हालात में तोताराम का हुलिया छुपा कर रखने के मुकाबले में चक्की का जिंदा रहना कहीं ज़्यादा जरूरी था। सुन लो, वह बोला, वह चौड़े कंधों वाला, गठीले बदन वाला आदमी है, लेकिन मोटा नहीं है। उसकी आंखें छोटी हैं, जबड़े मजबूत हैं, होंठ पतले हैं और नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई है। उम्र में इस वक्त वह 50 से ऊपर होगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। सुजाता आई होगी, चक्की बोला। उसने मेरा सामान मेरे नए ठिकाने पर पहुंचा कर यहाँ आना था, लेकिन उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। इतनी जल्दी कैसे आ गई? शायद कोई और आया हो, मोती ने कहा और फिर दरवाजे की ओर मुंह करके उच्च स्वर में बोला, कौन है? मोती, बाहर से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। मोती, भीतर है ना तू? तुम कौन हो? बेटा, आवाज़ नहीं पहचानते मेरी? मैं तुम्हारी आंटी सोफिया हूँ। आंटी सोफिया बुढ़ापे में रेत का बोरा बनकर रह गई थी। उनकी शराबखोरी की आदत और बुढ़ापे की मार ने मिलकर उसे खंडहर बना दिया था। उसका रूपनगर वाला बंगला छोड़ने के बाद से मोती उसे पहली बार देख रहा था। वैसे अंकल ग्रेगरी से उसे मालूम होता रहता था कि वह अभी भी उस बंगले में रहती है और पी पी कर जान देने पर आमदा थी। हेलो माय डियर, वह मोती को गले लगाती बोली। एंड हेलो मिस्टर चक्रवर्ती, फैंसी मीटिंग यू हियर। चक्की ने बुरा समूह बनाते हुए उसका अभिवादन किया। मोती ने नोट किया कि वह उस वक्त भी जिन पिए थी। अपने बगल में उसने एक गोल लपेटा हुआ अखबार दबाया हुआ था। आंटी, मोती बोला, आप यहाँ कैसे पहुँच गईं? रेड रोज से तुम्हारा पता मालूम करके आई हूँ, वह एक कुर्सी पर ढेर होती हुई बोली। वहाँ किसने बताया मेरा पता? थॉमस नाम के उस फैंसी छोकरे ने। लेकिन मैंने तो उसे कहा था कि वह किसी को भी तुम्हारा पता ना बताए, है ना? हाँ, मैंने उसे समझाया था कि मैं तुम्हारी आंटी थी। तुम्हारी माँ की सगी बहन को किसी का दर्जा थोड़े ही दे सकता था वह छोकरा। बोलो, दे सकता था? मोती खामोश रहा। सुना है अब तुमने कोई नया धंधा पकड़ लिया है? चक्रवर्ती की उसने चक्की की तरफ इशारा किया। अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में तुम उसके पार्टनर हो गए हो? यह किससे सुना है? यह क्या कोई सीक्रेट है? सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन वह हंसने लगी। हंस क्यों रही हो? मोती बोला। मोती, मेरे बच्चे, तू समझता है तू अपनी आंटी को बेवकूफ़ बना सकता है? मैंने क्या बेवकूफ़ बनाया है तुम्हें? बनाया नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है। बेटा, चक्रवर्ती से तुम्हारी पार्टनरशिप कपड़ों की नहीं, हीरो की है। यह और कोई समझे न समझे, तुम्हारी आंटी बखूबी समझती है। तुम गोपाल के हीरो की फिराक में हो या फिर उस शख्स की फिराक में हो जिसके पास वे हीरे हैं। नॉनसेंस, मोती बुरा समूह बनाकर बोला। यह अखबार में जो छपा है, उसने अभी तक अपनी बगल में दबा अखबार निकालकर मोती के सामने लहराया। क्या यह भी नॉनसेंस है? तुम तो सालों पहले अपना इंश्योरेंस क्लेम सेटल कर चुके हो, तो अब कौन से क्लेम के लिए तुम्हें गोपाल की लाश की तलाश है? मोती चुप रहा। तुम्हें उन हीरो की वजह से अपने पिता की लाश की तलाश है जिसके साथ मैंने तुम्हें बचपन में खेलते देखा था। वे हीरे या तो अभी भी तुम्हारे पिता की लाश के साथ मौजूद हैं या फिर उस हत्यारे के पास हैं। तुम चक्रवर्ती की अंडरगारमेंट फैक्ट्री का माल नहीं बेच रहे, बल्कि गोपाल के हत्यारे को तलाश कर रहे हो, ताकि अगर हीरे उसके पास हो तो तुम उसे ब्लैकमेल करके उससे सारे नहीं तो कुछ प्रतिशत हीरे झटक सको। और अगर हीरे अभी भी गोपाल की लाश के ही साथ कहीं दफन है तो तुम उससे लाश का पता मालूम कर सको। यह झूठ है। ओके, झूठ है यह। अब मैं यही झूठ लेकर दिल्ली के सारे अखबार के दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू करती हूँ। हीरो की कहानी अखबार में छपने से तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। झूठ जो ठहरा यह। मोती ने असहाय भाव से चक्की की तरफ देखा। तुम चाहती क्या हो? चक्की बोला। जो खिचड़ी तुम दोनों पका रहे हो उसमें मैं भी हिस्सा चाहती हूँ। सोफिया बोली। आगे 17 साल मैंने हीरो की बाबत अपनी जुबान बंद रखी है। तुम दोनों ने मुझे भी अपने में शामिल नहीं किया तो मैं हीरो का ऐसा ढोल पीटूंगी कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैडम, चक्की जल्दी से बोला। तो मैं तुम्हारी खिचड़ी में अपने आप को शरीफ समझूं? यकीनन, खिचड़ी में ही क्यों? उसने उसे अपनी मेटल की फ्लास्क दिखाई। हर चीज़ में। यह क्या है? वह संदिग्ध भाव से बोली। जिन, बहुत उम्दा, बहुत जानदार।
मोती, जरा अपनी आंटी के लिए गिलास तो लाना। तुम बहुत खूबसूरत हो। सुजाता ने बड़े भावहीन ढंग से मोती की तरफ देखा। दिल्ली से रवाना हुए उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था और उस वक्त वे बीकानेर के एक होटल के डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे। वाकई? वह बोली। हाँ, मोती बोला। क्या खूबसूरत है मुझ में? मेरी सूरत, मेरी फिगर, मेरी पर्सनालिटी, या चक्रवर्ती साहब की लिस्ट की बाबत मेरी जानकारी? तुम समझ रही हो कि उस लिस्ट की वजह से मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है तो जान लो कि मस्का मारकर तुम मुझसे लिस्ट की कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते हो। मोती ने गहरी सांस छोड़ी और असहाय भाव से गर्दन हिलाई। तुम बहुत चालाक आदमी हो, वह बोली। क्या चालाकी देखी तुमने मेरी? मोती तनिक उखड़े स्वर में बोला। मुझे लगता है, वह उसकी बात को अनसुना करती बोली, कि चक्रवर्ती साहब ने तुम्हारे से गठजोड़ करके भारी गलती की है। तुम में कोई ऐसी बात है जिस पर मैं उंगली तो नहीं रख सकती, लेकिन जो मुझे बताती है कि जिस अभियान पर हम निकले हैं, अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो तुम जरूर उन्हें धोखा दोगे। तुम मुझे गलत समझ रही हो, और तुम्हारी उस पियक्कड़ आंटी को भी अपना पार्टनर बना लेना तो मैं उसकी बहुत बड़ी हिमाकत मानती हूँ। मुझे तो उसमें तुम्हारी ही कोई चाल मालूम होती है। लेकिन छोड़ो, कल हमने किस वक्त रवाना होना है? सवेरे 5 बजे। वह काली एम्बेसडर जो तुम समझते थे कि हमारे पीछे लगी हुई है, दोबारा तो दिखाई नहीं दी ना? ज़रूर वह मेरा वहम होगी। उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। पिछले 2 दिनों में मोती महसूस कर रहा था कि सुजाता भयभीत सी थी, लेकिन वह अपनी मनोदशा को भरसक छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम डरती हो क्या? वह हड़बड़ा कर बोली। मैंने पूछा, तुम डरती हो? किससे? उस आदमी से जिसे हम तलाश करने निकले हैं। नहीं तो, वह खोखले स्वर में बोली। आखिर हम 2 हैं, वो अकेला। हम 2 जनों का क्या बिगाड़ सकता है? अगले दिन वे जैसलमेर के लिए रवाना होने वाले थे। दिल्ली में आंटी सोफिया ने उन लोगों का आसानी से पीछा नहीं छोड़ दिया था। उसकी तभी तसल्ली हुई जबकि चक्की ने उसे भी हीरो की बरामदगी में पार्टनर कबूल कर लिया था, उसे यह बताकर कि उसने और मोती ने उस अभियान में 1-1 लाख रुपए की पूंजी लगाई हुई थी। वह सोफिया से नकद 50,000 रुपये ऐंठने में भी कामयाब हो गया था, जो कि सोफिया भगवान जाने कहाँ से लाई थी। वे 50,000 रुपये भी चक्की की मनी बेल्ट में बाकी रकम के साथ जमा हो गए थे। सोफिया को यूं शीशे में उतारने में उस जिन का भी बड़ा हाथ था जो कि पहले से ही नशा किए हुए सोफिया को चक्की ने पिलाई थी। बहरहाल वह 50,000 रुपये पल्ले से लगाकर 10 करोड़ के हीरो की 20% की भागीदार बन गई थी। बाद में नशा उतरने पर अगर उसे कोई पछतावा हुआ था या अपनी पल्ले की रकम की फिक्र हुई थी, तो तब तक चक्की दिल्ली से गायब हो चुका था और मोती अपने दौरे पर रवाना हो चुका था। सोफिया की कथित भागीदारी की खबर मोती ने भट्टाचार्य को दी थी। भट्टाचार्य बहुत चिंतित हुआ था। बकौल उसने वह निहायत गैर जिम्मेदार औरत कभी भी नशे की तरंग में किसी के सामने मुंह फाड़ सकती थी और अपने को 50,000 रुपये से ठगी जा चुकी मानकर चक्की और मोती की शिकायत लेकर पुलिस तक के पास पहुंच सकती थी। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका था। सुबह मोती कार चला रहा था और सुजाता उसकी बगल की सीट पर अधलेटी सी बैठी ऊँघ रही थी। राजस्थान के रेगिस्तान तो बड़े रोमांटिक माने जाते हैं। लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। अक्ल के अंधे कहीं भी पाए जा सकते हैं, दूर भी और करीब भी। एक बात पूछूं? पूछो। बतौर मर्द क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं? यह तुम इसलिए पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही हूँ? अच्छा, छोड़ो। मोती बोला, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ आकर तुम राजी नहीं हो, खुश नहीं हो, तुम भयभीत हो। लेकिन किसी झमेले में फंसकर चक्की की खातिर तुम इनकार नहीं कर सकी हो मेरे साथ आने से। कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो। क्या झमेला है तुम्हारा चक्की से? कैसे फंस गई तुम उस बुढ़ाऊ के साथ? मुझ पर उनके बहुत एहसान है। चक्रवर्ती साहब ने मुझे बहुत जलालत की ज़िंदगी से बचाया है। वे ना होते तो या तो मैं जेल में सड़ रही होती या किसी 3rd क्लास कोठे पर बैठी हुई होती। तुमने ठीक पहचाना, मैं वाकई बहुत भयभीत हूँ, लेकिन मैं बुर्जगवार का कहाँ नहीं मोड़ सकती। तुम्हारा पिता वाकई चक्की के साथ जेल में था? हाँ, जेल में ही मरा था वो।
माँ मेरी वैश्या थी और कोई तरीका जो नहीं था उसके पास अपना और मेरा पेट पालने का। फिर माँ के ही किसी ग्राहक ने उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और वह मर गई। तब मैं 15 साल की थी। ऐसे माहौल में खुदाई फरिश्ते की तरह मेरा मुहाफिज बनकर अपने जेल के दिवंगत साथी के परिवार को तलाश करते हुए चक्रवर्ती साहब मेरे पास पहुंचे थे और अपने एक निहायत खतरनाक अंजाम से बची थी। चक्की के जेल से छूटने के वक्त से ही तुम उसके साथ हो? हाँ। ठीक निपटी है तुम दोनों की? क्यों ना निपटी, हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत जो थी। उन्हें अपाहिज होने की वजह से किसी का सहारा चाहिए था और मुझ अनाथ को किसी ऐसे शख्स की सरस सरपरस्ती चाहिए थी जो मुझे इस दुनिया की नज़रों से बचा सके। 3 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद वे सज्जनगढ़ नामक एक कस्बे में पहुंचे जहां कि उन्होंने ऑमलेट और चाय का नाश्ता किया। 1 घंटे बाद वे फिर आगे बढ़ चले। अभी वे कस्बे से 10 मील ही बाहर आए थे कि एकाएक कार का इंजन खड़खड़ करने लगा। मोती ने कार को सड़क के किनारे लगाकर रोका। उसने आगे जाकर उसका हुड उठाया तो भीतर से धुएं का गुबार सा उठा। उसने गाड़ी का मुआयना किया तो पाया कि रेडिएटर लीक कर रहा था। क्या हुआ? सुजाता ने पूछा। रेडिएटर के पाइप में छेद हो गया है। पानी न होने की वजह से गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। तो पाइप नया लाना होगा, पानी भी लाना होगा। गाड़ी घुमाकर वापस उस कस्बे में ले चलो जहां हमने ब्रेकफास्ट किया था। गाड़ी अब नहीं चलने की। तो क्या होगा? कस्बे में वापस पैदल जाना पड़ेगा। वो तो मीलों पीछे रह गया। 10 मील? तुम मुझे 10 मील पैदल चलाना चाहते हो? और कोई चारा नहीं। मैं नहीं चल सकती। तो तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ। मैं यहाँ अकेली ठहरूँ? वह घबरा कर बोली। मजबूरी है। नहीं नहीं, मुझे अकेली छोड़कर न जाना। फिर कैसे बात बनेगी? और कोई तरकीब सोचो। और तरकीब तो यही है, यहाँ इंतज़ार करते हैं। कभी न कभी तो सड़क से कोई और गाड़ी गुजरेगी ही, उसी को रोककर उससे मदद मांगेंगे। अगर ना गुजरी तो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अभी ही किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही है। दोनों कान लगाकर सुनने लगे। आवाज़ कस्बे की तरफ से आ रही थी। दोनों आशापूर्ण निगाहों से उधर सड़क पर देखने लगे। कुछ क्षण बाद सड़क पर एक वाहन प्रकट हुआ। वह और करीब पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वह एक मैटाडोर थी। वह रुकेगा? सुजाता सशंक स्वर में बोली। उम्मीद तो है, मोती बोला। वह सड़क के बीच में जा खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ उठाकर मैटाडोर को रुकने का इशारा करने लगा। वह और समीप पहुंची तो मोती ने देखा कि मैटाडोर में ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। ड्राइवर एक फौजिया जैसे बड़ा सा हैट पहने हुए था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैटाडोर उनकी कार से थोड़ा परे पहुंचकर रुकी। उसकी ड्राइविंग सीट की ओर का दरवाज़ा खुला और हैट वाला मैटाडोर से बाहर कूदा। वह मैली सी जीन्स और टी शर्ट पहने एक गठीले बदन और चौड़े कंधों वाला व्यक्ति था। उसके हाथ में एक राइफल थी जिसकी नाल का रुख मोती की तरफ था। आशंका से मोती की सांसें सूखने लगी। राइफल वाले ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से अपना हेड अपने माथे से पीछे सरकाया। तब उसकी सूरत पर मोती की निगाह पड़ी। वह सन्नाटे में आ गया। वह तोताराम था। हैट उसने जरूर इसलिए लगाया था ताकि जब तक वह उसके सिर पर न पहुंच जाए मोती उसे पहचान न सके। मोती के सारे शरीर में भय की लहर दौड़ गई। उस वक्त उसकी मनोदशा वैसी ही थी जैसी तब थी जब वह उसके बचपन में हवेली में मोती से टकराया था। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह क्यों इतनी सहूलियत से बेवकूफ़ बन गया था। जरूर कस्बे में जब वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उसी ने उसकी कार के रेडिएटर के पाइप में छेद कर दिया था ताकि वे कस्बे से बाहर निकलकर उस उजाड़ सड़क पर फंस सके। मोती को इस बात का भी अफसोस था कि उसकी रिवॉल्वर उस वक्त उसके पास होने की जगह कार में थी। तोताराम और करीब आया। अपने हाथ उठा लो, उसने आदेश दिया। जरूर, मोती बोला, लेकिन राइफल की क्या ज़रूरत है? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। और बाकी के शब्द मोती के मुंह में ही रह गए। राइफल का कुंदा उसकी खोपड़ी से टकराया। प्रहार इतना करारा था कि धूल चाटने से पहले ही वह बेहोश हो चुका था। उसे होश आया तो उसे सबसे पहले इंजन की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो पाया कि वह मैटाडोर की एक सीट पर एक पहलू के बल पड़ा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था।
मेटाडोर चल रही थी, इसलिए उसका शरीर बुरी तरह से हिचकोले खा रहा था। उसका सिर फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने अपने सामने निगाह दौड़ाई तो अपने ही जैसी हालत में सुजाता को भी पाया। वह पूरी तरह से आतंकित थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसके पैरों के पास उसका हैंड बैग पड़ा हुआ था। किसी प्रकार हैंड बैग का मुंह खुल गया था और उसके भीतर का सामान, उसकी लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, धूप का चश्मा वगैरह उससे बाहर उसके सामने छितरा गया था। मोती ने मजबूती से अपने आप को काबू में किया और धीरे धीरे हैंड बैग की तरफ सरकने का उपक्रम करने लगा। अभी वह मुश्किल से कुछ इंच ही सरक पाया था कि एकाएक मेटाडोर रुक गई। एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। फर्श पर भारी कदमों के पड़ने की आवाज़ आई। मेटाडोर का पिछला दरवाज़ा खुला। तोताराम ने स्थिर नेत्रों से दोनों को मुआयना किया। नींद खुल गई तुम्हारी? मोती को अपनी ओर देखता पाकर वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। जवाब में मोती सिर्फ मुंह से गों गों की आवाज़ निकाल सका। उसने रेत के बोरे की तरह सुजाता को उठाया और उसे मेटाडोर से बाहर नीचे ज़मीन पर डाल दिया। वह फिर मोती की तरफ आकर्षित हुआ। बचपन में मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, वह बोला। उसे याद रखा होता तो आज तुम्हारी ये गत न बनती। उसने आगे हाथ बढ़ाकर मोती के बाल थामे और उसके सिर को जोर से मेटाडोर की खिड़की के साथ टकराया। मोती की चेतना फिर लुप्त हो गई। अपने साएं साएं करते सिर को संभालते हुए मोती ने फिर आंखें खोली। तोताराम का विकराल चेहरा उसे तब भी अपनी आंखों के सामने लहराता दिखाई दिया। अब उसे गारंटी थी कि वह शख्स मोती के साथ कोई सौदेबाजी करने का ख्वाहिशमंद नहीं था। उसने मोती को छोड़कर ज़्यादा कमज़ोर कड़ी सुजाता को चुना था। जो वह जानना चाहता था वह सुजाता से ज़्यादा सहूलियत से जान सकता था। एक बार अपना मतलब हल हो जाने के बाद वह निश्चित था कि उसने दोनों का कत्ल कर देना था। बाहर से सुजाता के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह बहुत आतंकित भाव से बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी। वह फरियाद कर रही थी कि तोताराम को चक्की से मिलना चाहिए था। उससे तोताराम को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता था। चक्की बहुत पैसे वाला आदमी था। मोती ने देखा सुजाता का खुला हैंडबैग अभी भी उसके सामने पड़ा था। बड़ी कठिनाई से सरकता हुआ वह उसके करीब पहुंचा। किसी प्रकार पाँव मारकर उसने सुजाता का धूप का चश्मा नीचे गिरा दिया। फिर उसने खुद को भी सीट से नीचे लुढ़क जाने दिया। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसके धम्म से मेटाडोर के फर्श पर गिरने की आवाज़ बाहर तोताराम के कानों तक न पहुंची हो। नहीं, सुजाता आतंकित भाव से चिल्लाई, ऐसा न करना। मोती ने चश्मे को अपने जूते के नीचे लिया और जोर से उसे दबाया। चश्मा टूट गया। उसके लेंस का एक बड़ा सा टुकड़ा उसने अपने बंधे हाथों की उंगलियों में पकड़ लिया। उस टुकड़े को वह अपने टखनों से लिपटी रस्सी के साथ रगड़ने लगा। रस्सी धीरे धीरे छिलने लगी। वह बहुत सब्र का काम था। शीशे पर ज़्यादा जोर डालने पर शीशा टूट सकता था और उसके इधर उधर चलने से उसकी कलाइयाँ कट सकती थीं। बाहर से ऐसी आवाज़ आई जैसे तोताराम ने सुजाता को थप्पड़ मारा हो। सुजाता का रोना चिल्लाना तुरंत बंद हो गया। देख, तोताराम बोला, मेरे साथ होशियारी दिखाएगी तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। अगर अपनी और उस छोकरे की जान बचाना चाहती हो तो जो मैं पूछता हूँ उसका सच सच जवाब दो, समझी? मैं खून खराबा पसंद नहीं करता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी अक्ल तुझे होनी चाहिए कि तेरा रोना चिल्लाना यहाँ तेरे किसी काम नहीं आने वाला। तेरी दाद फरियाद सुनने वाला यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं। अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं आज यहाँ तुझे होली की तरह जला दूंगा। जल के मरना चाहती है तो तेरी मर्जी है, वरना बता कि उस बुढ़ाऊ को मेरी खबर कैसी हुई। ठाकरे के शेयर सर्टिफिकेट की वजह से, सुजाता बोली। मोती बदस्तूर शीशे के टुकड़े को रस्सियों पर घिस रहा था। लिस्ट? बुढ़ाऊ को वो कहाँ से मिल गई? अग्रवाल की बहन से। वह अपने क्लाइंटों की लिस्ट बना कर रखता था। एक डायरी में उसने सबके नाम पते लिखे हुए थे। वह डायरी उसकी बहन के पास थी। इस बात को कौन कौन जानता है? रस्सी काफ़ी कट गई थी तो उसने उसे शीशे से घिसना बंद कर दिया। वह अपने टखनों को एक दूसरे से विपरीत दिशा में उमेटने लगा। मेरे और चक्रवर्ती साहब के अलावा और कोई नहीं। मोती तक नहीं जानता। उस डायरी की कोई नकल, कोई कॉपी नहीं। अब वो डायरी चक्रवर्ती के पास है। हाँ। कहाँ रखता है वह उसे? अपनी व्हील चेयर में। व्हील चेयर की सीट के नीचे एक खाना है जिसमें वह उस डायरी को छुपा कर रखता है। मोती के टखनों के गिर्द लिपटी रस्सी एकाएक खुल गई। उसके पांव आज़ाद हो गए।
वह अपने पैरों को जल्दी जल्दी आगे पीछे चलाता उसमें रक्त का प्रवाह व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगा। अपने पैरों की उंगलियों की मदद से बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। हाथ उसके अभी भी बंधे हुए थे, लेकिन हाथ खोलने के भागीरथ प्रयत्नों में समय नष्ट करना अब उसे न्यायोचित नहीं लग रहा था। बुढ़ऊ अब कहाँ है? मोती मैटाडोर के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने दरवाजे को तनिक धक्का दिया तो उसे खुला पाया। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। मैटाडोर जहाँ खड़ी थी वहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची पथरीली चट्टानें थीं। उससे कोई 10 गज दूर एक ठूंठ थी जिसके साथ सुजाता बंधी हुई थी। उसके पैरों के करीब तोताराम उकड़ू बैठा हुआ था। उसका शरीर तनिक सरका तो मोती ने देखा कि उसने सुजाता के पैरों के साथ सूखी घास फूस और फटे पुराने कपड़ों की कतरे बांधी हुई थीं। करीब ही एक पेट्रोल का डिब्बा पड़ा था जो कि उसकी नीयत की साफ चुगली कर रहा था। अगर तुमने जवाब नहीं दिया, तोताराम बोला, तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूंगा। उसने पेट्रोल के डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, ऐसा न करना, सुजाता तड़प कर बोली। ऐसा न करना तो जवाब दो, पता बोल बुढ़ाऊ का। होटल हंस सूरजकुंड, वहाँ उसका नाम शरद सन्याल है। मोती ने हौले से मैटाडोर से बाहर जमीन पर कदम रखा। समीप ही एक पत्थर पड़ा था जो उसने अपने बंधे हाथों से उठा लिया। फिर वह दबे पांव तोताराम की तरफ बढ़ा। तभी सुजाता की उस पर निगाह पड़ गई। उसके नेत्र फट पड़े। उसके चेहरे पर एक निगाह पड़ते ही तोताराम सीधा हुआ, वापस घूमा। उसका हाथ अपनी बेल्ट में खुसी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। मोती जान छोड़कर उसकी तरफ भागा। यह मोती का दुर्भाग्य था कि उसे आज़ाद देकर तोताराम तनिक भी न बौखलाया। अपनी रिवॉल्वर से उसने अंधाधुंध फायर न किया। उसने बड़े इत्मीनान से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया और सावधानी से उसका निशाना लगाया। साथ यह मोती का सौभाग्य था कि रस्सी केवल सुजाता की कमर से लिपटी हुई थी। उसकी टांगें ठूठ के साथ नहीं बंधी हुई थी। इसी बात ने मोती को उसकी निश्चित मौत से बचाया। सुजाता ने अपनी टांगें सामने को उछालकर अपने पैरों का प्रहार तोताराम पर किया। तोताराम का संतुलन बिगड़ गया और ऐन मौके पर उसकी रिवॉल्वर की नाल का रुख आसमान की तरफ हो गया। तभी मोती उसके सिर पर पहुंच गया। हाथ में थामे पत्थर का प्रहार उसने तोताराम के रिवॉल्वर वाले हाथ पर किया। तोताराम जोर से चिल्लाया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। मोती छिटक कर छिटपरे जागिरी रिवॉल्वर की तरफ झपटा। तोताराम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वापस घसीट लिया। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए जमीन पर लुढ़कने लगे। जब वे स्थिर हुए तो तोताराम मोती के ऊपर था। वह जोर जोर से मोती के चेहरे पर प्रहार करने लगा। मोती ने अपनी टांगें इकट्ठा की और बड़ी मुश्किल से उसे अपने ऊपर से धकेला। दोनों फिर रिवॉल्वर पर झपटे। तोताराम रिवॉल्वर के करीब था, लेकिन जो ही उसका हाथ रिवॉल्वर तक पहुंचा, मोती ने पांव की ठोकर चलाई। रिवॉल्वर उछल कर कई गज दूर जा गिरी। तोताराम रिवॉल्वर उठाने के उपक्रम में उकड़ू हो चुका था, लेकिन मोती अपने पैरों पर था, इसलिए तोताराम के सीधा होते ही वह रिवॉल्वर के पीछे उससे आगे निकल चुका था। आंधी तूफान की तरफ मोती रिवॉल्वर तक पहुंचा। उसने अपने बंधे हाथों से रिवॉल्वर उठाई और तोताराम की तरफ घूमा। तब उसने देखा कि तोताराम उसकी तरह उसके पीछे रिवॉल्वर की तरफ भागने की जगह मैटाडोर की तरफ भागा था और इस वक्त वह उसमें से अपनी राइफल निकाल रहा था। अब दोनों के बीच में 60-70 गज का फासला था। इतने फासले से बंधे हाथों से तोताराम को रिवॉल्वर का निशाना बना पाना असंभव था, जबकि तोताराम बड़ी आसानी से उसे राइफल का निशाना बना सकता था। गोली चलाने का ख्याल छोड़कर वह एक ऊंची चट्टान की ओट लेने के लिए उसकी तरफ लपका। तभी राइफल का पहला फायर हुआ। मोती जानता था कि चट्टान की ओट उसके लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं थी। तोताराम उसके करीब आने के स्थान पर दूर दूर से ही उसका घेरा काटकर उसके पीछे पहुंच सकता था। एक गोली उससे सिर्फ 1 फुट दूर जमीन से टकराई थी। तोताराम ने भी एक चट्टान की ओट ले ली थी, जिसके पीछे से उसका सिर और कंधे कभी कभी दिखाई दे जाते थे। उस पर फायर करने की कोशिश में मोती का अपनी चट्टान की ओट से निकलना जरूरी था, जैसा करना कि उसकी निश्चित मौत साबित हो सकती थी। आतंकित मोती का दिमाग तेजी से बचाव की कोई तरकीब सोच रहा था। फिर उसका ध्यान मैटाडोर की तरफ गया। मैटाडोर उस वक्त ऐसी स्थिति में थी कि वह चट्टान की ओट छोड़े बगैर भी उस पर फायर कर सकता था। अगर वह मैटाडोर को निष्क्रिय कर पाता तो तोताराम उस उजाड़ बियाबान जगह पर फंस सकता था, जो कि शायद वह नहीं चाहता। यानी कि वह मैटाडोर की रक्षा करने की कोशिश कर सकता था और इस कोशिश में अपनी चट्टान के पीछे से निकल सकता था। पूरी सावधानी से मोती ने मैटाडोर पर फायर किया।
गोली एक टन की आवाज़ के साथ मैटाडोर की बॉडी से टकराई। तोताराम फौरन मोती का इरादा समझ गया। वह मैटाडोर की तरफ भागा। मोती ने उस पर फायर किया, लेकिन गोली उसके करीब से भी न गुजरी। अगली गोली चलाने से पहले मोती ठिठका। बंधे हाथों से वह बड़ी कठिनाई से रिवॉल्वर का चैम्बर खोल पाया था। उसने देखा भीतर केवल 3 गोलियां बाकी थी। तोताराम को भी निश्चय ही मालूम था कि उसमें 5 गोलियां थीं, जिनमें से 2 वह चला चुका था। आखिर रिवॉल्वर उसकी थी। बाकी 3 गोलियां जाया हो जाने के बाद तो वह उसे आकर मच्छर की तरह मसल सकता था। तोताराम निर्विघ्न मैटाडोर में जाकर सवार हो गया। मैटाडोर का इंजन जोर से गरजा, फिर मैटाडोर वहां से भाग निकली। जब तक वह दृष्टि से ओझल न हो गई, मोती अपनी ओर से बाहर न निकला। फिर वह सुजाता के पास पहुंचा। हाथ बंधे होने की वजह से वह बहुत कठिनाई से उसे बंधन मुक्त कर सका। फिर सुजाता ने उसके हाथ खोले। तुम पेट्रोल का डिब्बा उठा लो, मोती बोला। मैं ये सूखी घास फूस और टहनियाँ और कपड़ों की धज्जियाँ इकट्ठा करता हूँ, लेकिन तुम बहस मत करो। वह यहाँ से चला नहीं गया है। वह आसपास ही कहीं छुपा होगा। हमने अपनी हिफाजत का कोई इंतज़ाम करना है। सुजाता ने आदेश का पालन किया। अपने नए तामझाम के साथ वे अभी चट्टानों की ओट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तोताराम ने फायर किया। आतंकित सुजाता जोर जोर से रोने लगी। रो मत बेवकूफ़, मोती सांप की तरफ फुफकारा। पीछे भी मत देख, बस भाग जा, तेजी से भाग। फिर फायर हुआ। उनके चट्टानों की ओट में पहुंचते तक तोताराम ने 2 फायर और किए। हमने यहाँ आग लगानी है, मोती हाँफता हुआ बोला, और आग को ज़्यादा से ज़्यादा भड़काना है। आग से उठता धुआं आसमान में बहुत ऊपर तक जाएगा। उस धुएं को देखकर कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। यही बात तोताराम को यहाँ से भगा सकती है, वरना वह हमें शूट करके ही यहाँ से हिलेगा। अब तुम और सूखी टहनियाँ वगैरह जमा करो, और वह पहले ही आकर हमें गोली सुड़ा देगा, वह रोती हुई बोली। यूँ वह यहाँ नहीं आ सकता। वह जानता है कि मेरे पास भी हथियार है। वह सीधा हमारे पास नहीं पहुँच सकता। लेकिन बहस मत करो और आग भड़काने का सामान जमा करो। उसने ढेर सारी सूखी टहनियों और पत्तियों और कपड़ों की कतरों पर पेट्रोल पलटा, तो तब कहीं जाकर उसे ख्याल आया कि माचिस तो उसके पास थी ही नहीं। बौखलाकर उसने 2 पत्थर उठाए और वह उन्हें पेट्रोल से भीगी पत्तियों के ऊपर ले जाकर आपस में रगड़ने लगा। उसकी तकदीर अच्छी थी, जो थोड़े ही प्रयत्नों से पेट्रोल ने आग पकड़ ली। वह शीघ्र ही आग भड़क उठी। इस पर सूखी टहनियाँ डालती रहो, वह बोला। सुजाता को आग और भड़काने के काम में लगाकर वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। वहां से उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं कोई हरकत न थी। फिर एकाएक दूर कहीं मैटाडोर का इंजन गरजा। कुछ क्षण बाद उसे धूल उड़ाती मैटाडोर वहां से रुखसत होती दिखाई दी। मोती की जान में जान आई। जीत की खुशी में उसका दिल उछलने लगा। तोताराम भाग गया था। यह कब तक चलेगा? सुजाता ने पूछा। मोती की घड़ी टूट गई थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि वे कम से कम 1 घंटे से आग को भड़काए रखे हुए थे। उसने आसमान की तरफ सिर उठाया तो दूर सूरज को ऐन अपने सिर पर पाया। जब तक आग और धुआं देखकर कोई यहाँ न पहुँच जाए, मोती बोला। अगर कोई नहीं आया तो हमें ओट में से निकलकर पैदल चलने का खतरा उठाना होगा। आखिर तोताराम अभी भी हमारे इंतजार में कहीं छुपा बैठा हो सकता है। तोताराम, यह मैंने उस आदमी का फर्जी नाम रखा हुआ है। ओह, तुमने उसे चक्की का पता बता दिया। वह हमारी ताक में यहाँ नहीं छुपा रहेगा। कभी भी वो दिल्ली दौड़े सकता है। हमें उसके सूरज कुंड पहुँच पाने से पहले किसी भी तरह चक्की को वार्निंग देनी होगी। वह तोताराम यहाँ से मैटाडोर पर दिल्ली कोई पलक झपकते थोड़े ही पहुँच जाएगा। वह दिल्ली तक प्लेन द्वारा जा सकता है। आगे सूरज कुंड रह ही कितना दूर जाएगा। हम चक्रवर्ती साहब को वार्निंग कैसे दे सकते हैं? टेलीफोन करके। ओह, तुम तो बहुत ही डरपोक और कमज़ोर दिल निकली। तुमने आनन फानन ही उसे सब कुछ बता दिया। और क्या करती? वह तो मुझे जिंदा जला देने पर आमदा था। वैसे क्या तुम्हें छोड़ देता? कहता तो था। मोती हंसा। वह हमें हरगिज भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। ऐसा उसने महज तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए किया था। ओह, अब यह बताओ कि यह ठाकरे के शेयर सर्टिफिकेट का क्या किस्सा है, और अग्रवाल कौन है जिसका उसके सामने तुमने जिक्र किया था? अग्रवाल एक सूद पर पैसे का लेन देन करने वाला एक महाजन था। हाँ, अब उसकी मौत हो चुकी है। एक मोटर एक्सीडेंट में मारा गया था। रहता कहाँ था? उदयपुर में। लेकिन उसका रुपए का लेन देन सारे उत्तर भारत में चलता था।
कोई भी कीमती चीज़ उसके पास गिरवी रखकर उससे कोई भी रकम हासिल की जा सकती थी। और ठाकरे का शेयर सर्टिफिकेट क्या भला हुई? वही जो नाम से जाहिर है। चंदन ठाकरे एक फर्जी नाम है जिसके अंतर्गत तुम्हारे डैडी कंपनियों के शेयर चुपचाप खरीदा करते थे। इसी नाम से जीपे बनाने वाली उस कंपनी के जिसका कि तुम्हारे डैडी की वजह से बेड़ा गर्क हुआ था, 1000 शेयरों का एक सर्टिफिकेट दिवाली की उस रात को तुम्हारे डैडी के ब्रीफकेस में तब था जबकि वे हमेशा के लिए गायब हो गए थे। चक्रवर्ती साहब को उस सर्टिफिकेट के बारे में इसलिए मालूम था क्योंकि तुम्हारे डैडी ने उन 1000 शेयरों के अलावा बाकी सारे शेयर औने पौने में गायब होने से पहले ही बेच दिए थे। तुम्हारे डैडी ने खुद उन्हें बताया था कि जिस माल पानी के साथ वे फरार हो रहे थे उसमें वह एक शेयर सर्टिफिकेट भी था। आईसी चक्रवर्ती साहब जब जेल से रिहा हुए थे तो उन्होंने जीपे बनाने वाली कंपनी के शेयर होल्डरों की लिस्ट देखी थी। चंदन ठाकरे के नाम 1000 शेयर लिस्ट में तब भी दर्ज थे। चक्रवर्ती साहब ने किसी को रिश्वत देकर ऐसा इंतजाम किया था कि वे शेयर अगर कहीं भी बिकें और उनके किसी और के नाम ट्रांसफ़र की दरख्वास्त कंपनी में आए तो उन्हें फ़ौरन खबर लग जाए। 6 महीने पहले ऐसा हुआ। चक्रवर्ती साहब ने मालूम किया कि वे शेयर उदयपुर के एक दलाल ने अग्रवाल के वारिसों की खातिर बेचे थे। मैं और चक्रवर्ती साहब फ़ौरन उदयपुर पहुँचे थे। वहाँ हमें मालूम हुआ था कि अग्रवाल मर गया था और उसकी इकलौती वारिस उसकी एक विधवा बहन थी जिसने अपने भाई के कागजात में वह शेयर सर्टिफिकेट पाया था और फिर उस दलाल से पूछा था कि क्या उसके कुछ पैसे खड़े किए जा सकते थे। प्रत्यक्षता अग्रवाल ने अपनी मौत से पहले उस शेयर सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर किसी को कोई कर्जा दिया था। पिछले कई सालों में वह कंपनी फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और अब उसके शेयरों की एकाएक बड़ी आकर्षक कीमत हो गई थी। यह नहीं पता लगा कि वह कर्जा उसने किसको दिया था। नहीं, उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने उसके काफ़ी सारे कागजात बेकार समझकर नष्ट कर दिए थे। लेकिन फिर इत्तेफाक से अग्रवाल के एक क्लर्क से हमें पता लगा कि अग्रवाल अपने हर क्लाइंट का नाम एक डायरी में नोट करके रखता था। वह डायरी अग्रवाल की बहन के पास थी और उसे चक्रवर्ती साहब ने बड़ी मुश्किल से उसकी बहुत भारी कीमत अदा करके हासिल की थी। यानी कि वह सर्टिफिकेट हमारे तोताराम के पास था। उसे बेचने की कोशिश को अपने लिए खतरनाक समझकर उसने अग्रवाल के पास उसे गिरवी रखकर रकम हासिल कर ली होगी और बाद में पैसा अदा करके सर्टिफिकेट छुड़ाने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। फिर अग्रवाल के मर जाने के बाद तो वह और भी निश्चिंत हो गया होगा क्योंकि पुलिस तो उस सर्टिफिकेट के बारे में पूछताछ करती हुई अग्रवाल की बहन तक पहुंची नहीं थी। लेकिन जब उसे चक्की की पूछताछ की खबर लगी होगी तो वह फिर फिक्रमंद हो उठा होगा। जाहिर है इसलिए चक्की को इतनी गारंटी थी कि तोताराम ही मेरे डैडी का कातिल था। वह सर्टिफिकेट और किसी तरीके से तोताराम के हाथ जो नहीं लग सकते थे। लेकिन अगर तुम्हारे डैडी मर चुके हैं तो इतने सालों से तुम्हें मनी ऑर्डर कौन भेज रहा है? यह इस वक्त कोई अहम सवाल नहीं है। इस वक्त अहम सवाल यह है कि हम चक्की की जान खतरे में है। उससे डायरी हथियाने के लिए तोताराम उसका कत्ल कर सकता है। हमें किसी भी तरह से चक्की से संपर्क स्थापित करके उसे सारी स्थिति बतानी चाहिए और उसे पुलिस प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए कहना चाहिए। पुलिस के पास चक्रवर्ती साहब हरगिज भी नहीं जाने वाले हैं। उन्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है कि वे उस शख्स को अपनी बातों में लगाकर शीशे में उतार सकते हैं और उसके साथ कोई सौदा पटा सकते हैं। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश में वह खामखा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अगर वह पुलिस के पास जाना कबूल नहीं करेगा तो मुझे इंस्पेक्टर चौधरी से संपर्क स्थापित करके उसे सारी स्थिति समझानी होगी। चौधरी शुरू से इस केस से संबंधित है। उसे समझाना आसान होगा कि डायरी क्या बला है और उसकी वजह से चक्की को क्या खतरा है। वहीं तोताराम की गिरफ्तारी का भी कोई सामान कर सकता है। जब तक तोताराम आज़ाद है तब तक वह हम तीनों के लिए जान का खतरा बन सकता है। मेरे लिए भी? वह घबरा कर बोली। हाँ, तुम्हारे लिए भी। तुमने उसकी सूरत जो देखी है, तुम भी तो उसकी शिनाख्त कर सकती हो। मैंने कुछ नहीं देखा, वह निर्णायक स्वर में बोली। मैं किसी को शिनाख्त नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं इस सारे झमेले से किनारा कर रही हूँ हमेशा के लिए। चक्की को भी छोड़ दोगी? मजबूरी है। जान है तो जहान है। चक्रवर्ती साहब के साथ जान देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसी नौबत नहीं आएगी। पुलिस हम सब की हिफाजत कर सकती है। मैं पुलिस के करीब ही नहीं फटकना चाहती। पुलिस से ताल्लुकात रखती हर बात तो अखबार में छप जाती है। अगर यह बात भी अखबार में छप गई कि मैं पुलिस के पास गई थी तो तुम्हारा तोताराम शर्तिया मुझ पर चढ़ दौड़ेगा।
वह नहीं तो सकलानी नाम का वह गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ सकता है। वह भी तो यही चाहता है कि तोताराम पुलिस से पहले उसके हत्थे चढ़े। वह ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो ऐसा गायब होना चाहती हूँ कि किसी को मेरी हवा भी ना लगे। मुझे किसी शहर में पहुँचने दो, फिर देखना मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी से भी बढ़िया अंतर्ध्यान होकर दिखाऊंगी। तुम्हारा डरना जायज़ है, लेकिन पुलिस से परहेज करना जायज़ नहीं। पुलिस के पास तो जाऊंगी नहीं मैं। ओके ओके, अगर तुम गायब भी होना चाहती हो तो इसका भी इंतज़ाम मैं कर दूंगा। मन ही मन में महसूस कर रहा था कि मौजूदा हालात में ऐसे गायब हो जाने की ज़रूरत रानी को भी थी। सकलानी उसके भी पीछे पड़ सकता था। एकाएक दूर कहीं से एक शक्तिशाली वाहन के इंजन की आवाज़ आई। दोनों फौरन चट्टान के पीछे छुप गए। कुछ क्षण बाद उन्हें एक ट्रक दिखाई दिया। ट्रक में मवेशी लदे हुए थे और उसके ड्राइवर का आकार प्रकार साफ जाहिर करता था कि वह कम से कम तोताराम तो नहीं था। वे दोनों चट्टान की ओट से बाहर निकल आए। गनीमत थी कि उसकी बेहोशी के दौर में तोताराम ने उसकी जेबों को नहीं छुआ था। उसका नोटों से भरा पर्स अभी भी उसकी जेब में मौजूद था। ट्रक उसके सामने आकर रुका। उसका ड्रम जैसा भारी भरकम ड्राइवर ट्रक से बाहर कूदा। उसने दोनों के फटे हाल कपड़ों पर और मोती के चेहरे पर जमकर पपड़ी बन चुके खून पर निगाह डाली। मैं धुआं देखकर इधर आ गया था, वह बोला। क्या हुआ? एक्सीडेंट मार दिया? गाड़ी को आग लग गई? नहीं, मोती बड़े दयनीय स्वर में बोला। डाकू पीछे पड़ गए थे। अच्छा, मेरी बीबी को भगा ले जाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से जान बची है। उसने संदिग्ध भाव से सुजाता पर निगाह डाली। ये तुम्हारी बीबी है? फिर पूछा। हाँ। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? वे डाकू ही हमें यहाँ पकड़ कर लाए थे। हम कार पर थे, उन्होंने हमारी कार बिगाड़ दी थी और हमें अपने कब्जे पर कर लिया था। तुम यहाँ क्यों लाए? पता नहीं। फिर भाग क्यों गए? पहले भी ऐसे ही एक जीप इधर आ निकली थी। उन्होंने वह मिलिट्री की जीप समझी थी। हो सकता है, यहाँ से करीब ही मिलिट्री की एक छावनी है। उन जीप वालों ने तुम्हारी मदद नहीं की? हमने मदद मांगी ही नहीं, हम उनसे छुप गए थे। क्यों? मुझे तो वे भी डाकू ही लग रहे थे। ओह, आग तुम लोगों ने जलाई थी किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए? हाँ। अब तुम लोग क्या चाहते हो? मदद। भगवान के लिए कोई मदद करो हमारी। तुम्हारी कार कहाँ है? वह सज्जनगढ़ से कोई 10 मील बाहर सड़क पर खड़ी होगी। सज्जनगढ़? वो जो बीकानेर से जैसलमेर के रास्ते में है? हाँ। वो तो यहाँ से कम 80 मील दूर है। अच्छा। उसे हैरानी थी कि उनसे निपटने के लिए तोताराम उन्हें इतनी दूर ले आया था। आसपास भी तो कोई शहर होगा, मोती बोला। हाँ। तुम हमें वहाँ पहुँचा दो, फोकट में। जो कहोगे हम देंगे। 50 रुपये दोगे? मैं 100 दूंगा। फिर क्या है, चलो सवार हो जाओ ट्रंक में। जहाँ ट्रक वाले ने उन्हें उतारा, वहाँ के इकलौते डाक खाने से लाइटनिंग ट्रंक कॉल भी 1 घंटे में लगी। कुछ क्षण बाद ट्रंक ऑपरेटर ने बताया कि उनकी पार्टी उस नंबर पर उपलब्ध नहीं थी। मोती ने होटल के मैनेजर से बात करने की इच्छा व्यक्त की। मैनेजर इतना ही बता पाया कि चक्की अपने कमरे में नहीं था। कहाँ गया था वह उसे नहीं मालूम था। होटल से चेक आउट करके वह नहीं गया था। उसका सामान उसके कमरे में पड़ा था। मोती ने फ़ोन रख दिया और फ़ोन का नतीजा उसने सुजाता को बताया। अजीब बात है, वह बोली। यूँ अकेले तो चक्रवर्ती साहब कभी कहीं नहीं जाते। उन्हें होना तो अपने कमरे में ही चाहिए था। कमरे में तो नहीं है। तोताराम इतनी जल्दी दिल्ली पहुंच गया? नहीं पहुंच सकता। तो फिर एक बात है। क्या? दिल्ली पहुंचने की जगह हमारी तरह वो भी दिल्ली किसी को फ़ोन कर सकता है और किसी को चक्की का पता बताकर उसे उसके पीछे लगा सकता है। क्यों? सुजाता ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। और इस डाक खाने के अलावा और कहाँ से फ़ोन किया होगा उसने? और कहाँ उसे ट्रंक कॉल की सुविधा प्राप्त होगी? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। जिस क्लर्क ने मोती की ट्रंक कॉल बुक की थी, मोती ने उसे बाहर बुलाया। वह उसे डाक खाने से पड़े सड़क पर ले गया। उसने एक 50 का नोट जबरन उसकी मुट्ठी में ठूसा और फिर बोला, हमारे यहाँ आने से पहले आज किसी और ने भी दिल्ली के लिए ट्रंक कॉल बुक कराई थी? कराई थी, क्लर्क बोला। उसकी बात हुई थी अपनी पार्टी से? हुई थी। क्या बात हुई थी? मैंने बातचीत नहीं सुनी थी। मेरी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। ओह, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी। क्या? वह जिससे भी बात कर रहा था बहुत अदब से कर रहा था और फ़ोन पर उसे झाड़ पड़ रही थी। उसकी सूरत बता रही थी कि कोई उसे फ़ोन पर डांट फटकार रहा था। ज़रूर वह अपने बॉस से बात कर रहा था।
आई सी। तुम्हें दिल्ली का वह नंबर याद है जिस पर उसने बात की थी? क्लर्क ने सहमति में सिर हिलाया और उसे एक नंबर बताया। और उस आदमी का हुलिया? क्लर्क ने हुलिया बयान किया। वह सरासर तोताराम का ही हुलिया था।